Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College Dausa. Today is my lecture on BSc Third Year Zoology, Ecology की किताब से Effect of Greenhouse Effect. मैंने कल आपको बताया था कि जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात की थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट एवं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज उसी के अंदर हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारे दैनिक जीवन में या इस वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कौन कौन से प्रभाव हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। इतना पढ़ने के लिए हमको कि भाई हम इस टॉपिक को पढ़ें, ग्रीन हाउस को, क्या कारण है, कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से ये हमें प्रभावित कर रहा है सीधे सीधे। अब इसके अंदर जो पहला है वो है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था और वापस रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो लागू होता है तो उसमें हमने बताया था कि ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर जब ये कार्बन की एक लेयर सी बन जाती है, जो 6 गैसेज हमने कल बात की थी कि ये 6 गैस हमारे वायुमंडल के ऊपर एक लेयर सा बना देती है जो सूर्य के द्वारा आपतित किरणों को वापिस पुनः अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। फलस्वरूप जो पृथ्वी का तापमान है वो तापमान धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये एक समस्या के रूप में निकल कर आती है जिसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं उद्विकास के हिसाब से सब कुछ नियत है। पृथ्वी का अपना एक निश्चित तापमान होता है। अब इस निश्चित तापमान को जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहा है। जब कार्बन की लेयर जो आपके द्वारा कार्बन उत्सर्जित की जाती है, आपके जनित द्वारा की जाती है, आपके प्रक्रमों द्वारा की जाती है, आपके प्रदूषण की इकाइयों द्वारा की जाती है, वो कार्बन जब इस वातावरण के अंदर ऊपर आती है तो ये एक लेयर नुमा संरचना बना लेती है जिससे कि भूमंडलीय तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। हमारा जो तापमान धरती का निश्चित था वो निश्चित तापमान अपने स्तर को छोड़कर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कहने का मतलब है धीरे धीरे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। सेकंड है बर्फ का पिघलना व समुद्र तल का बढ़ना। बर्फ का पिघलना, कल भी मैंने थोड़ा सा कहा था कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ का पिघलना वह समुद्र तल का ऊपर उठना। हाँ, इसमें अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अर्थ का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इस बढ़े हुए तापमान के फलस्वरूप पृथ्वी पर जो ग्लेशियर है, जहाँ पर जैसे अंटार्कटिका है, आर्कटिका है, साइबेरिया है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर बर्फ के विशाल पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। इन ग्लेशियरों को जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के फलस्वरूप ये ग्लेशियर पिघल कर समुद्र में चले जाएंगे। सी के अंदर ग्लेशियर पानी के रूप में पिघलेंगे और ये समुद्र के अंदर पहुंच जाएंगे। अब समुद्र में जब पानी और अधिक आ जाएगा, समुद्र के पास पहले से बहुत पानी है और जब उसमें आप लगातार पानी और दे रहे हैं तो समुद्र का जो तट होता है, जैसे मान लीजिए बीच जिसे अपन कहते हैं, आप कभी गए हो तो मुंबई के अंदर जुहू चौपाटी, बांद्रा बीच वगैरह, तो ये बीच है तो पानी का जो स्तर है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, अर्थात समुद्र थल की तरफ बढ़ेगा, थल स्थल की तरफ। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कई देश तो ऐसे हैं जो बिल्कुल समुद्र के तट पे ही है। बांग्लादेश की यदि हम बात करें, मालदीव की यदि हम बात करें, आइसलैंड की हम बात करें, ग्रीनलैंड की हम बात करें, ये कई देश या कई टापू या कई महाद्वीप ऐसे हैं जो बिल्कुल समुद्र के किनारे पे बसे हुए हैं। अब यदि इनके अंदर पानी बढ़ता है समुद्र के अंदर तो वो सीधा सीधा इनकी जनसंख्या को प्रभावित करेगा। तट पे रहने वाले लोगों को वो उनको जगह ही उपलब्ध नहीं होगी और वो उस जगह से दूर भागेंगे, क्योंकि समुद्र फैलेगा, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसको किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ही पानी इनकी तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर निवास करने वाले प्राणी जात, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई जीव जात हो, वो सभी घर विहीन हो जाएंगे। इस प्रकार हमको ये देखना है कि यदि भूमंडलीय तापमान की समस्या लगातार बनी रहती है तो बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेगी, ग्लेशियर के पिघलने से
पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। फलस्वरूप समुद्र अपने नियत स्थान से आगे बढ़कर जो तल है जिस पर लोग बाग निवास कर रहे हैं, जीवन है जहां पर, वो उसकी तरफ बढ़ेगा। फलस्वरूप चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र का अम्लीकरण व संतुलन। समुद्र का अम्लीकरण व संतुलन। जिस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है उस हिसाब से आज लगभग समुद्र में 60% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूर्व की तुलना में ज़्यादा हो गई है। पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में कम थी, वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें तो लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से समुद्र के पानी की अम्लीयता बढ़ रही है। यह कई गुणों में काम करता है। कुछ जगह लाइमस्टोन की तरह काम करने लग जाता है। कोरल रीफ के जैसे जो उनके बनते हैं उनके बनने में भी ये काम आ रहा है। दूसरा, समुद्र में एक सीमा तक ही कार्बन डाइऑक्साइड का समावेश हो सकता है। जब तक समुद्र इसकी अवशोषण क्षमता को दिखा रहा है तब तक ये चल रहा है। जिस दिन ये ज़्यादा हो जाएगी तो समुद्र भी इसको निकालकर फेंकने की तैयारी कर देगा। दूसरा, सतह पर रहने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प के साथ उड़कर दूसरी जगह जाकर बरस भी सकती है। फलस्वरूप CO2 जब बाहर आ गई तो वो वातावरण को पुनः नुकसान पहुंचाएगी। इस प्रकार हमारे द्वारा प्रदूषित की गई या हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा समुद्र के अंदर जाकर समाहित हो रही है। ये समुद्र का गर्भ है जो इसको समेट कर बैठा हुआ है। जिस दिन समुद्र ने अपना गर्भ खोल दिया ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के अंदर मुक्त हो जाएगी और हमारे सामने नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। नेक्स्ट है मौसम एवं जलवायु पर प्रभाव। मौसम एवं जलवायु पर प्रभाव। आप लोग सभी पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मौसम चक्र क्या होता है। हमारे पृथ्वी पर 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। ये तीनों पृथ्वी की गति, सूर्य की गति, इनके फलस्वरूप ये मौसम बनते हैं। फलस्वरूप कोई मौसम सर्दी का होता है, कोई मौसम गर्मी का होता है, कोई मौसम वर्षा का होता है। लेकिन अब जैसे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, पृथ्वी की अपने तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इस वृद्धि के होने के फलस्वरूप जहां पहले सर्दी थी आज वो सर्दी हो सकती है कि वो लंबे समय तक चले, हो सकती है सर्दी के स्थान पर वहां पर गर्मी आ जाए। क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, अतः जो मौसम चक्र पहले अपने नियत समय से काम करता था वो अब वो नियत समय से काम नहीं कर रहा है। इसका उदाहरण आप वर्तमान संदर्भ में भी देख लो। कभी तो गर्मी इतनी तेज पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं है, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच गया। कभी सर्दी, गर्मी के मौसम में सर्दी आ रही है, सर्दी के मौसम में गर्मी आ रही है। वर्षा का कोई पता ही नहीं है। मौसम विभाग कहता है कि बारिश बहुत अच्छी होगी, बाद में पता चलता है कि 1-2 बारिश के बाद में कोई भी लेना देना नहीं है। आप सभी राजस्थान के अंदर जैसे दौसा आंचल के अंदर बैठे हैं इस समय, मैं आपको बता दूं कि दौसा में एक बारिश के अलावा कोई दूसरी बारिश हुई नहीं, जबकि पूरा सावन और भादवा जो महीना था वो सारा खाली चला गया। कहने का मतलब यह है कि भूमंडलीय तापमान के फलस्वरूप जो मौसम चक्र पहले नियमित काम करते थे अब उनमें कोई भी नियमितता नहीं है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है चक्रवात। साइक्लोन जो बनते हैं, आपने पढ़ा होगा कि चक्रवात आ रहे हैं, जहाँ पर तटीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। भूमंडलीय तापमान के अंदर कम नमी वाला क्षेत्र बने, ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र बने तो वो एक टॉर्नेडो का कंसेप्ट ले लेता है। वो चक्रवात जब थल पर आता है तो वो जन धन हानि जो एक बड़े पैमाने पर होती है वो पैमाना भी इसी के कारण संभव हो पाता है। पवन में परिवर्तन हो जाता है, जो विंड होती है, हवाएं हैं कम दबाव क्षेत्र से अधिक दबाव क्षेत्र की ओर मूव करती है। फलस्वरूप टॉर्नेडो का निर्माण होता है, पवन की गति का निर्माण होता है, पवन किस दिशा में जाएगी, वो कितना नुकसान करेगी, वो सारी चीजें उसके अंदर है। और वर्षा एवं मानसून में अनियमितता मैं आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट है वन्य जीवन पर प्रभाव। वन्य जीवन पर प्रभाव। अब आप लोग अच्छे से पता है कि जब पृथ्वी एक निश्चित तापमान में रहती है तो सब कुछ नियमित चल रहा है, लेकिन जो ही पृथ्वी का तापमान बढ़ता है
फलस्वरूप जो वहाँ की जीव जात है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे फिर वो वन्य जीव हो, उन वन्य जीवों को उस बदलते हुए तापमान के प्रति अपने आप को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। जो एडजस्ट कर लेता है वो तो उसमें सर्वाइव कर जाएगा, और जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा वो वहाँ से विलुप्त हो जाएगा। सब कुछ पृथ्वी का अपना एक तापमान है, वो तापमान उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के जीवजात होते हैं, वहाँ की फसल होती है, उनका भोजन है। लेकिन जो ही तापमान में लगातार वृद्धि होगी तो वो उस तापमान के अनुरूप अपने आप को सहन नहीं कर पाएंगे और वो इस सर्वाइव की श्रृंखला से बाहर चले जाएंगे। और इस पृथ्वी पर यदि ये क्रम ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अच्छी अच्छी जातियां भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। एट द लास्ट है कीटों की संख्या में वृद्धि। अब एक्चुअली क्या होगा, जैसे कोई क्राइटेरिया है ग्लेशियर का, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के स्थान पर जब मान लीजिए बर्फ पिघल कर नीचे आ गई, पानी बन गया, अब वहाँ बर्फ के जितने भी जीव जाते हैं वो सभी प्रभावित होंगे क्योंकि उनको तो बर्फ के जीवन की आदत पड़ी हुई है। लेकिन अब पानी आ गया तापमान वृद्धि से तो उनके जीवन पर संकट आ जाएगा। दूसरा, ठंडे वाले प्रदेशों के अंदर जब गर्मी आती है तो गर्मी के फलस्वरूप वहाँ कीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब कीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो पहले वहाँ पर कभी कीट थे ही नहीं क्योंकि ठंडे वातावरण में कीट जल्दी से होते नहीं है, लेकिन अब जैसे गर्मी आ गई तो वहाँ कीट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहाँ पनपेंगे भी और कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पहले से पनप रहे थे वो नष्ट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मीथेन में वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि ग्लेशियर के पिघलने से, ग्लेशियर के अंदर मीथेन गैस होती है, जब ये पिघलेंगी तो मीथेन की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब हमारा टॉपिक है हरित गृह प्रभाव का नियंत्रण कैसे करें, कैसे हम कंट्रोल करें, क्या हम ऐसा करें कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो। जो 6 गैसें हैं वो गैसें कैसे कम हो, उनके लिए सबसे पहले प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत को हमको कम करना चाहिए। हमें उन सारे कामों को ध्यान रखना चाहिए जिससे ये गैसें बाहर निकलती हैं। जैसे आपको ध्यान हो, पहले संयुक्त परिवार की संकल्पना चलती थी, जॉइंट फैमिली की, सब लोग एक साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाते थे, तो उसमें क्या था, बार बार ईंधन जलाने की आवश्यकता नहीं है। आज एकल परिवार का कंसेप्ट है, कोई 6 बजे खा रहा है, कोई रात के 10 बजे खा रहा है, बार बार आप खाने को गर्म कर रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि बार बार LPG के यूज करने से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ऐसी कई घटनाएं हैं दिन के अंदर जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन वो हमारे से ही जुड़ी हुई होती है। तो यदि हम चाहें तो प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की खपत है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्मी ईंधन का उपयोग घटाना, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को हम बढ़ावा दें। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि ज़्यादा कल कारखाने, वाहने, यातायात के साधन हम जब यूज करते हैं तो इनसे यदि हम बचकर पैदल चलने की संकल्पना प्रस्तुत कर लें या साथ में चलने की संकल्पना ले लें, गाड़ी पुल करके ले जाएं, तो जितने भी परिवहन के साधन हैं वो कम होंगे, फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। और वैकल्पिक ऊर्जा के अंदर यदि हम बात करें तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है इनसे भी हम बिजली बना सकते हैं। जैसे थर्मल की हम बात करते हैं कि थर्मल के अंदर बिजली बनाई जाती है, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके कंसेप्ट को भी हम लागू करके वैकल्पिक स्रोत तैयार कर सकते हैं। कार्बन को हम कम से कम यूज करें और थोड़ा पॉपुलेशन को भी कंट्रोल का देखा। पॉपुलेशन तो आपको पता है ये सारी समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन है। यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण कर ली तो ये सारे जो प्रदूषण है, ये सारे प्रदूषणों का लेवल बहुत कम हो जाएगा। और एक, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। जो कार्बन की जो बाहर निकलने की क्षमता है, इसको पेड़ पौधे सोखेंगे, वो अपना भोजन बनाएंगे, फलस्वरूप कार्बन से हमको ऑक्सीजन भी पैदा हो जाएगी। एक इसी के अंदर प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के अंदर 1997 में 169 देशों ने मिलकर एक संधि पर साइन किया था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये रखा गया था कि जो ये ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, 6 गैसेज जो हैं, इनका हम कम से कम उत्पादन करें और हमारे दैनिक जीवन में इनका हम कम से कम उपयोग करें। फलस्वरूप जो वातावरण के अंदर ये प्रदूषण फैल रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट घटित हो रहा है, इस ग्रीन हाउस को हम कम से कम कंसिडर कर सके, इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में पड़ते हैं और इनको रोकथाम के लिए, इनके नियंत्रण के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।